Hello friends, myself CA Pratik Kaushik and welcome back to the CA Inter DT केस सिनेरियो सीरीज। तो इस केस सिनेरियो की जो सीरीज है हमारी, इसमें हमने जो है अभी तक 15 केस सिनेरियो डिस्कस कर लिए हैं। 1 से 15 तक के केस सिनेरियो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं और आज हम यहाँ पर नेक्स्ट केस सिनेरियो डिस्कस करेंगे, केस सिनेरियो 16 से 20। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं केस सिनेरियो नंबर 16 से। केस सिनेरियो 16 क्या कहता है? Miss Hetal transferred to his business. Sorry, Miss Hetal transferred to his husband, Mr. Hemant, a residential property worth rupees 45 lakhs located in Nagpur without any consideration. बोला मिस हेतल ने जो है ट्रांसफर कर दी अपने हस्बैंड को, क्या, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 45 लाख लोकेटेड इन नागपुर विदाउट एनी कंसिडरेशन क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी है। ठीक है, तो विदाउट एनी कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दी है किसने? वाइफ ने। किसको? अपने हस्बैंड को। तो बताओ यहाँ पे कौन से प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे? तो यहाँ पे सेक्शन 27 जो बात करता है किसका? डीम्ड ओनरशिप का। किसका बात करता है? डीम्ड ओनरशिप का। तो वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा। और बताओ यहाँ पे डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा? मिस हेतल को यहाँ पे डीम्ड ओनर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विदाउट एनी कंसिडरेशन क्या किया है? ट्रांसफर की है। एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 5 लाख। बोला एक्सपेक्टेड रेंट जो है उस प्रॉपर्टी से जो मिलने वाला है वो कितना है? 5 लाख रुपीज का है। म्युनिसिपल टैक्स ऑफ रुपीज 5,000 पेड बाय मिस हेटल फॉर दिस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। म्युनिसिपल टैक्स 5,000 रुपए का पे किया गया है प्रीवियस ईयर में इस प्रॉपर्टी के लिए। मिस हेतल हैज 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन मुंबई। और मिस हेतल के पास यहाँ पे 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है किसमें? मुंबई में। एक्सपेक्टेड रेंट फॉर द 3 प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई इज रुपीज 10 लाख। बोला जो एक्सपेक्टेड रेंट है उन 3 प्रॉपर्टीज से वो कितना कितना दे रखा है? 10 लाख दे रखा है, 11 लाख और 12 लाख रेस्पेक्टिवली। सी परचेज द प्रॉपर्टीज आउट ऑफ ओन फंड, मतलब खुद के पैसे की सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं। म्युनिसिपल टैक्स ड्यू, देखो क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स ड्यू 15,000, 20,000 एंड 25,000। तो म्युनिसिपल टैक्स यहाँ पे पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो म्युनिसिपल टैक्स तभी अलग होता है जब वो एक्चुअल में पेड हो। एक्चुअल में पेड होता है, म्युनिसिपल टैक्स अभी अलग होता है, अदरवाइज अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे ड्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स जो है वो अलग नहीं होगा। जबकि ऊपर वाले टैक्स में आप देखोगे तो हम लगा है कि यहाँ पे पेड कर दिया है। तो वर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ना कि म्युनिसिपल टैक्स पेड है तो ही वो क्या होगा यहाँ पे डिडक्ट हो। द सेम हाउएवर नॉट हैज बीन पेड दिस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ 3 प्रॉपर्टीज। देखो अभी बोला है कि यहाँ पे पे नहीं किया है। एक्सपेक्टेड रेंट इज लेसर देन द स्टैंडर्ड रेंट इन केस ऑफ ऑल अफॉर्शनमेंट प्रॉपर्टीज। वैसे भी और भी इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे दे नहीं रखी है। और बोल रहा है एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो लेसर देन है क्या? स्टैंडर्ड रेंट से। इससे स्टैंडर्ड रेंट से। ठीक है, इन केस ऑफ ऑल अफॉर्शनमेंट प्रॉपर्टीज मिस हेतल डज नॉट हैव एनी अदर इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स। उसकी और कोई इनकम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, मिस हेतल फादर एज 58 ईयर हिज कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 5 करोड़। मिस हेतल के जो फादर हैं 58 ईयर उनकी एज है, उनका कैपिटल गेन हुआ है उनको 5 करोड़ रुपीज का। फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी? सेल कर दी। ही री इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स फ्रॉम सेल इन अनदर रेजिडेंशियल हाउस ऑफ रुपीज 4.98 करोड़ एंड द रिमेनिंग सेल प्रोसीड्स वर डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। तो उन्होंने क्या किया? जो भी उन्हें पैसा मिला, जो कैपिटल गेन हुई, उससे उन्होंने एक नई प्रॉपर्टी क्या कर ली? परचेज कर ली। एक अनदर रेजिडेंशियल हाउस हमने परचेज कर लिया और बाकी का जो पैसा था वो उन्होंने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। ही हैज पेड रुपीज 1,50,000 टुवर्ड LIC प्रीमियम। उन्होंने LIC प्रीमियम में तय किया 1.5 लाख रुपए का। ही हैज नो अदर सोर्स ऑफ इनकम, उनकी कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मिस हितल्स ग्रैंडफादर इज एज्ड 81 ईयर्स एंड हैज इंटरेस्ट इनकम ऑफ रुपीज 6 लाख। फिर यहाँ पे बताती है कि मिस हेतल के ग्रैंडफादर की। तो देखो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में बात कर रहे हैं मिस हेतल के लिए, सेकंड पैराग्राफ में तो इसने बात की अपने मिस हेतल के फादर के लिए, थर्ड पैराग्राफ में बात करता है मिस हेतल के ग्रैंडफादर के लिए। इनकी एज क्या है? 81 ईयर्स है। 81 ईयर है, इसका मतलब ये क्या हुए? सुपर सीनियर सिटीजन। ये क्या बन गए? सुपर सीनियर सिटीजन। और उनकी इंटरेस्ट इनकम है 6 लाख रुपीज की FD पे। हैज नो अदर इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। ही हैज टू फ्लाई USA फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर
बोल रहे हैं कि उनको जाना है कहाँ पे, यूएस से जाना है उनके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए 31 जुलाई। एंड इज रिटर्न ऑफ इनकम इज नॉट फिल बिफोर फ्लाइंग यूएस, और यूएस से जाने से पहले उनका जो रिटर्न ऑफ फाइलिंग है वो फिल नहीं हुआ है, रिटर्न फाइल उन्होंने नहीं किया है अभी। बेस्ड ऑन अबव फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो, यहाँ पे आपको कुछ सवालों के क्या देने हैं, जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 1, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम लाइबल टू बी टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ मिस हेतल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कितनी इनकम यहाँ पर अंडर द हेड इनकम हाउस प्रॉपर्टी में क्या होगी, लाइबल टू टैक्स्ड है, लाइबल टू टैक्स्ड है। मैंने आपको बताया था 3 तरीके की कैलकुलेशन पूछता है, एक तो जीएबी की कैलकुलेशन पूछ लेता है, एक एनएबी की कैलकुलेशन पूछता है, और एक इनकम या लॉस पूछता है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे हमको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है मिस हेतल के लिए। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने के लिए सबसे पहले तो इसके पास देखो एक प्रॉपर्टी थी जिसने ट्रांसफर की थी, तो वो डीम्ड ओनर बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो प्रॉपर्टी है कौन सी, नागपुर वाली, इसको मैं बोल लेता हूँ प्रॉपर्टी 1। फिर मुंबई में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये हो जाएगी प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। ये प्रॉपर्टी के लिए क्या बन जाएगी, डीम्ड ओनर बन जाएगी। डीम्ड ओनर बन जाएगी तो ये प्रॉपर्टी इसी के हाथ में टैक्सेबल होने वाली है, ऑब्वियसली होने वाली है। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे मुंबई वाली में इसके पास 3 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं। अब यहाँ पे जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है कौन, मिस हेतल, इसको यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि ये 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में क्या कर सकती है, 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर सकती है। मतलब यहाँ पे निल एलईडी क्लेम कर सकती है, निल, कितनी पे, अप टू 2 प्रॉपर्टीज पे, 2 प्रॉपर्टीज पे इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पे ये भी कौन सी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टीज को वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, कौन सी प्रॉपर्टी को नेटवर्क माने, तो देखो सीधी सी बात है, वो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानो ना जिसका आपका इनकम ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सीधी सी बात है, जिसका इनकम ज्यादा आ रहा है तो उसको टैक्स भी ज्यादा बनेगी, तो जिससे कम आ रही है उसको नेटवर्क मान लो, जो जिससे इनकम ज्यादा आ रही है उसको क्या मान लोगे, यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नागपुर वाली जो है इनकम है, उससे रेंट कितना आ रहा है, उससे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट है कितने का, 5 लाख रुपीज का, कितने का, 5 लाख रुपीज का। मुंबई में जो 3 प्रॉपर्टीज है इसकी, एक तो है कितने की, 10 लाख रुपीज की, इस इतना रेंट आ रहा है, दूसरी से कितना रेंट आ रहा है, 11 लाख रुपीज का रेंट आ रहा है, और थर्ड से कितना आ रहा है, 12 लाख रुपीज का रेंट आ रहा है। तो मतलब इसमें से ये जो 2 प्रॉपर्टीज है, 11 लाख 12 लाख रुपए वाली, सबसे ज्यादा रेंट इसी से आ रहा है, तो दोनों को क्या मान लो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लो। जैसे आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे इसका तो हो जाएगा नल, इसमें तो आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ दे नहीं रखा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। प्रॉपर्टीज की वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी, नल हो जाएगी, इस वजह से कुछ करना ही नहीं है। अब 2 प्रॉपर्टीज में कैलकुलेट कर लो, तो इसमें से लेस कर दो क्या, म्युनिसिपल टैक्स, कितने का, 5,000 रुपए का, ये कितना जाएगा, 4,95,000। ठीक है, और ये है इसमें म्युनिसिपल टैक्स नहीं होगा क्योंकि वो रिन्यू है, पेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लेस कर देंगे क्या, 30%, कितने का, 3 लाख, यानी कितना, 7,000, इसमें से माइनस कर दो 30%, तो 4,95,000 क्या जाएगा, 3,46,500, 3,46,500, फिर टोटल मिलाओगे तो कितना जाएगा, 10,46,500, 10,46,500। ठीक है, 10,46,500, आंसर नंबर बी, 10,46,500। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। व्हाट वुड बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस हेतल फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26, कंप्यूटेड इन यूनियन सो दैट हर टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। ये बोल रहा है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। जब मिनिमम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 चीज करते हैं, एक तो है हमारी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कितना टैक्स मिलता है वो बनाते हैं, और एक होती है आपकी ऑप्शनल, ऑप्शनल टैक्स रेजिम। दोनों में टैक्स निकाल के देखते हैं, जिसमें कम आता है उसको हम क्या कर देते हैं, मुक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिस हेटल की और कोई इनकम तो इसमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो यस यही एक इसकी इनकम है, कितनी, 10,46,500। तो इस पर आपको क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो 10,46,500 जो है इनकम,
इस 10,40,500 में हमारे पास कितनी स्कीम होती है? 2 स्कीम होती हैं। एक तो है डिफ़ॉल्ट वाली, डिफ़ॉल्ट 115 बीएसी। एक है आपके पास ऑप्शनल, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम। जिसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड टैक्स रेजिम। तो जो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है, उसमें 10 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनेगा? वो ले लो, टू 10 लाख। तो 10 लाख रुपए तक कितना टैक्स बनेगा इसमें? 50,000। ठीक है। और जो नेक्स्ट है 46,500, इसका कितना? 50%। उसका कितना? 15%। तो 46,500 का 15% ये आ जाएगा 6,975। 6,975 प्लस क्या आ जाएगा? 5,6,975। इसमें 4% का शेष ऐड कर दो, प्लस 4%, क्या आ जाएगा? 5,9,254। 5,9,254। आफ्टर टैक्स किसी में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे अप टू 10 लाख कितना बन जाएगा? 1,12,500। 1,12,500। तो देखो, आगे कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं है। सेकंड, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यही पता चल रहा है कि यहाँ पे टैक्स कितना आ रहा है, 5,925। अब इसमें और टैक्स बनेगा भी तो 1,12,500 से ऊपर ही जाएगा टैक्स। तो टैक्स कम बिना मतलब इन्होंने टाइम खराब करे, हमें पता चल रहा है कि जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसी में हमें क्या बन रहा है? कम टैक्स बन रहा है। 5,9,294 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 5,925 इसमें राउंड ऑफ कर रखा है, तो 5,9,254 है, इसको यदि हम राउंड ऑफ करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 5,9,250। 5,9,250 ये 5,9,250 राउंड ऑफ कैसे करते हैं? यदि आपको यहाँ पे दिक्कत आती है राउंड ऑफ करने में, तो मेरा सबसे फर्स्ट वीडियो है जिसमें हमने केस सिनेरियो 1 to 5 डिस्कस किए थे। ठीक है, वहीं पे आपको मैंने पूरा समझाया हुआ है कि आप राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, तो वो वीडियो को आप रेफर कर लेना राउंड ऑफ के लिए। चलिए, तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसमें मिनिमम होगी? डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। उसका टैक्स रेजिम में हमने कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा आएगी वहाँ पर, मिनिमम रखनी है तो डिफॉल्ट में कम आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आपको टाइम बचाना है एग्जाम में भी। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे टाइम बचाना है। देखिए मिस, थर्ड एमसीक्यू है, इस हेटल फादर रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया फॉर असेसमेंट इन 25-26। बोले कि जो हेटल के फादर है, क्या उन्हें रिटर्न ऑफ इनकम भरने की जरूरत है असेसमेंट ईयर 25-26 में? तो हेटल फादर जो है उनको हो गया 5 करोड़ रुपए की इनकम है। भाई 5 करोड़ रुपए की इनकम है तो आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, वो इनकम तो भरनी पड़ेगी क्योंकि आपकी इनकम जो है बेसिक एग्जाम्पशन से ज्यादा है। ठीक है, आप जो फिर इनकम देखते हैं वो क्या देखते हैं? बिफोर गिविंग एग्जाम्पशन ऑफ सेक्शन 54 वगैरह, ये जो 54 वगैरह की एग्जाम्पशन होती हैं, वो एग्जाम्पशन का बेनिफिट देने से पहले उसकी इनकम हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो उसने इन्वेस्टमेंट करनी है 4.98 करोड़, ठीक है, तो उसको यहाँ पे कंसीडर अभी नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि उसकी ग्रॉस इनकम यहाँ पे कितनी है बिना किसी एग्जाम्पशन को दिए बिना। तो एग्जाम्पशन 54 को देने से पहले उसकी इनकम कितनी आ रही है इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन, तो यहाँ पे उसको रिटर्न फाइल करना क्या है? मैंडेटरी है। मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यस, ही इज रिक्वायर्ड टू फाइल बिफोर 31 जुलाई। बिल्कुल 31 जुलाई को यहाँ पे उसको क्या करनी पड़ेगी? अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 31 सितंबर नहीं है, 31 अक्टूबर भी नहीं। चलिए, अब यहाँ पे आता है एमसीक्यू 4 इज मेथा मिस हितल्स ग्रैंडफादर required to pay advance tax during the previous year 2025 if he has shifted out of default tax regime। तो यदि डिफॉल्ट टैक्स regime से क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रैंडफादर जो है उनके, क्या उन्हें किसी एडवांस टैक्स को पेमेंट करने की जरूरत है? एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है उन्हें मिस हितल ग्रैंडफादर को? तो देखो, सबसे पहली बात तो आ रही है कि मिस हितल के जो ग्रैंडफादर हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन है। ठीक है ना, सुपर सीनियर सिटीजन है, और उनका जो इनकम है ना, वो इनकम किसका इनकम है? एफडी का इनकम है, मतलब इंडियन सोर्सेस की इनकम है। उनकी पीजीबीपी की इनकम भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, प्रोविजंस क्या कहते हैं? प्रोविजंस कहते हैं कि यदि क्या वो सीनियर सिटीजन हो, ठीक है, सीनियर सिटीजन प्लस आपका इनकम पीजीबीपी का नहीं है, नो पीजीबीपी, तो इस केस में आप पे जो एडवांस टैक्स है उसके प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। तो इस केस में यहाँ पे उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो no, he is not required to pay tax since he is a senior citizen. Okay, he is yes, he is required to, ये गलत है।
No, he is not required to pay advance since he is a senior citizen and he is not having any income under at BZVP. So this is the right answer. Yes, he is required to know. तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ए भी सही है, लेकिन मेरे को सी में एक इन्फॉर्मेशन और देनी है कि इसकी इनकम भी नहीं है बीजीपीपी की, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो पॉइंट फोर सी जो है इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। तो इसमें पहले में है बी आंसर है आपका। सेकंड में आप देखोगे तो 5 9 बी है। फिर है बी और सी। बी और सी। ठीक है, देखो यहाँ पे रीजंस आप रीड कर सकते हो। मैं सेटल फादर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ सर्कमस्टेंस टोटल इनकम बिफोर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 एक्सीड द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एंड डू दैट 31 जुलाई 2025। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन देने से पहले हम क्या देखते हैं, वो इनकम चेक करते हैं कि कितनी है। ठीक है ना, चलो। तो ये एमसीक्यू जो था वो इजी कैटेगरी का था। ठीक है ना, इजी कैटेगरी का एमसीक्यू था। एक तो हमने इसमें देख लिया हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी हमने किया। एक इसमें हमने देख लिया रिटर्न ऑफ इनकम, एडवांस टैक्स। ठीक है ना, एडवांस टैक्स। चलिए, तो ये इजी कैटेगरी का था। इसमें जब ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो इसमें नहीं करता। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट केस सिनेरियो 17। मिस चंचल एज 45 प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा फॉर ग्रॉस रिसीट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। ये 23 कर लेना इसको, एंड 24-25। She is engaged in agency business, along with providing services as a tarot card reader. She is mainly engaged in cash payment and कैश रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या करती है, बिजनेस भी करती है, प्लस उसका एक प्रोफेशन भी है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करती है, बिजनेस भी करती है और प्रोफेशन भी करती है। तो उसका यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23-25 रिसीट्स दे रखी है बिजनेस की 1,05,98,00,000। रिसीट्स दे रखा है प्रोफेशन का 47 लाख 49 लाख। टोटल ग्रॉस रिसीट दे रखा है 1,52 लाख 1,47 लाख। उसके बाद दे रखा है शी पेड एन अमाउंट ऑफ ₹12 लाख। उसने 12 लाख रुपए पे किए टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर पॉलिशिंग हर ऑल द फर्नीचर इन हर सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को उसने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया अपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो था उसका घर था, उस घर के फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया। फर्दर 5 जून she has taken services from renowned interior designer for the same residential house property for which she paid rupees 250,000। तो उसने क्या किया कि अपने प्रॉपर्टी का मतलब अपने घर को क्या किया उसने यहाँ पे इंटीरियर डिजाइन, उसको रिनोवेशन कराया होगा तो रिनोवेशन के लिए इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, उसकी सर्विसेज ली और उसको यहाँ पे कितने 2.5 लाख रुपए पे किए। 2.5 लाख रुपए पे किए। तो यहाँ से हमें पता चला दो पेमेंट इसने किए, एक तो 12 लाख रुपीज का पेमेंट इसने किया इसको लिए फर्नीचर की पॉलिश करवाने के लिए। एक यहाँ पे 2.5 लाख का पेमेंट किया इसके लिए, अपने इंटीरियर के लिए। ठीक है, चलिए। और इंटीरियर डिजाइनर वाले की इसने क्या किया यहाँ पे सर्विसेज दी है। ऑन 20th May 2024 शी सोल्ड वन कमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर ₹50 लाख। बोला 28 मई को उसने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी 50 लाख रुपए की बेच दी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 58 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में वो कितनी है यहाँ पे 58 लाख रुपीज है। वैल्यू अडप्टेड फॉर स्टैम्प ड्यूटी ₹52 लाख। बोला है कि जो वैल्यू अडप्ट हुई स्टैम्प ड्यूटी के लिए कितनी हुई डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन 54 लाख हुई। ऑल पेमेंट बाय अकाउंट बाय चेक वाज रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का यहाँ पे कुछ पैसा भी रिसीव हुआ किससे, अकाउंट की चेक से। इसको इन्होंने परचेज किया था कब, 40 लाख का परचेज किया था कब, 2022 में 23 जून 2022 को। आपके पोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन दे रखा है। ठीक है, फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दे रखा है इन्वेस्टेड शेयर्स का, 50,000 का।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे आपको दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर मिस चंचल इनकम लॉस ऑफ रुपीज 70 लाख फ्रॉम ट्रेडिंग इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटी डेरिवेटिव। इस पर आपको सीटीटी पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं आता, तो ये नॉर्मल बिजनेस इनकम है, इनकम या लॉस में आता है। ठीक है, ये स्पेकुलेशन में नहीं आता। और जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी होती है उसमें सीटीटी का भी रिक्वायरमेंट नहीं होता। Miss Chanchal has opted out of the default tax regime under section 115 BSE for assessment year 25-26। मिस्टर चंचल ने opt out कर लिया कहाँ से? डिफॉल्ट टैक्स रीजन से, मतलब टैक्स रीजन में जा रही है। बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ डेटा दे रखा है, कुछ तो पीजीबीपी का इसने रिसर्च दे रखी है अपन को। फिर इसने कुछ पेमेंट्स के बारे में बताया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इसने सोल्ड की है और कुछ लॉसेस इसने बता रखे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस रीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज मिस चंचल लायबल टू टैक्स ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स ऑफ 1961 फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25? क्या टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होगी? टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होने के लिए दो चीज होती है, एक तो होता है आपका बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन। यदि आपकी जो प्रोफेशन की ग्रोस रिसिट्स हैं, प्रोफेशन की जो आपकी रिसिट्स है बिजनेस की, प्रोफेशन की, वो यदि कितनी है, मोर देन 50 लाख है, और आपका बिजनेस का जो टर्नओवर, बिजनेस से जो आपकी रिसीट्स है वो कितना है आपका, मोर देन 1 करोड़ है। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी होती है जिसमें यहाँ पे 10 करोड़ का बेनिफिट भी मिलता है, 10 करोड़ का बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऊपर इसने लाइन लिखी है कि जनरली कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट। लेकिन वो जो 10 करोड़ की लिमिट है ना, उसके लिए आपको यहाँ पे होना चाहिए कि आपका 5% से ज्यादा कैश पेमेंट कैश रिसीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि जनरली एंगेज होता है, वैसे कुछ डेटा इसने दे भी नहीं रखा है कैश पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो हम नॉर्मल यहाँ पे थ्रेशोल्ड लेके चल रहे हैं 1 करोड़ रुपए का। बिजनेस के लिए थ्रेशोल्ड कितने का, 1 करोड़ रुपए का, और प्रोफेशन के लिए कितना, 50 लाख रुपए का। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, अंडर द थ्रेशोल्ड है, अंडर द थ्रेशोल्ड है। तो यहाँ पे उस पे ऑडिट के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। प्रीवियस ईयर 24-25 में इस पर ऑडिट के प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एज अ ग्रॉस रिसिप्ट इन द बिजनेस और प्रोफेशन आर बिल द स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड लिमिट। यस यस, बी इज अ करेक्ट आंसर कि ये इसने थ्रेशोल्ड के अंडर में इसकी लिमिट आ रही है। ठीक है, चलिए, MCQ number 2, with respect to payment made to contractor and to the interior designer during previous year 24-25, Ms. Chanchal should consulted various person and they have following views। तो यहाँ पे कुछ लोगों से जिसने डिस्कस किया क्योंकि उसने कुछ पेमेंट की है कॉन्ट्रैक्टर को, इंटीरियर डिजाइनर को। तो आपको देखना है कि व्यूज हैं, और फिर उसमें से आपको बताना है कि कौन से व्यूज जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, कौन से व्यूज यहाँ पे करेक्ट है। तो पढ़ते हैं, पहला है सी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स इन सेक्शन 194C 194J since as company from business exceed 1 करोड़ प्रीवियसली। सीधी सी बात है, जब यहाँ पर कोई पेमेंट करते हो ना पर्सनल नेचर का, 194C है, 194 चाहिए कि आप पर्सनल नेचर का कोई खर्चा करते हो, पर्सनल नेचर का, पर्सनल नेचर पे तो वही कभी भी आपके टीडीएस लगता ही नहीं है। इसलिए जो दोनों पेमेंट किया तो पर्सनल खर्चे के लिए किया है, मतलब पर्सनल है, अपने घर का इंटीरियर ठीक कर रही है, घर का फर्नीचर परचेज करा रही है, उसका बिजनेस के खर्चे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, नाम में उस खर्चे को अपने बिजनेस में क्लेम कर रही है। दोनों चीज समझो, ये एक तो पर्सनल खर्चा है, पर्सनल खर्चा मैंने किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, दूसरी बात है कि उस खर्चे को बिजनेस में तो क्लेम कर रही है कि हम उस पर लाइबिलिटी जमा, हाँ उसको बिजनेस में क्लेम करिए। यदि इस खर्चे को बिजनेस में लेके आए हैं तो फिर हम इस पर प्रोविजंस की एप्लीकेबिलिटी देखें। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ रही है कि ये इसने पर्सनल के लिए लिया है, अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो यहाँ पर प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होते, प्रोविजन ही अटेक्ट नहीं होते। तो बोल रहा है कि उसको क्या टैक्स रिक्वायर्ड करने की जरूरत है, आंसर इज नो। तो पहला तो पॉइंट इसमें गलत है। ठीक है, पहला पॉइंट तो इसमें गलत है। सी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट फ्रॉम द सेक्शन 194 ऑन वॉच दिस पेमेंट। 194 एम पे तो थ्रेशोल्ड कितने का, 50 लाख रुपए का। थ्रेशोल्ड 50 लाख रुपए का है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। सी इज नॉट डिक्लेयर कि मदर टैक्स एट फ्रॉम नीदर अंडर सेक्शन 194C nor under section 194J since such amount are paid for personal purpose। ओके, पर्सनल पर्पस के लिए यहाँ पे पे किया हुआ है। ठीक है, ये सही है। सी इज नॉट अकॉर्डिंग दैट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 सिंस पेमेंट टू ईच इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड 50 लाख। जो पेमेंट किया है इसने वो 50 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है। तो ये सब ये भी सही है, इसकी 194M वाली। ठीक है, 194M वाली इसकी बात सही है। ठीक है, कि यहाँ पे जो 50 लाख रुपए से जो है वो एक्सेस में नहीं जा रहा, 50 लाख से एक्सेस में नहीं जाएंगे। 194M जो है आपका, 194M इसको बोलते हैं मिक्सचर, मिक्सचर।
ठीक है ना। तो इसमें मिक्सचर कौन कौन सा होता है, एक तो 194C का, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे 194C, 194J और 194H, तो ये मिक्सचर है, 3 सेक्शंस था, ठीक है, 194M का था। तो जब 194C में, जे में, एच में यदि टीडीएस जिनका डिडक्ट नहीं कर पाते, उन पर 194M क्या होता है, सॉरी, एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इस केस में देखो, पॉइंट नंबर थर्ड, पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट किया है, बिल्कुल सही बात है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। और फोर्थ पॉइंट में क्या आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है कि यहाँ पे 194M नहीं होगा, क्योंकि ईच पेमेंट 50 लाख रुपए से यहाँ पे क्या है, कम है। तो पॉइंट जो है थर्ड और फोर्थ यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। विच व्यूज आर करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ व्यूज आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ व्यूज आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू में जो पर्सनल पर्पस के लिए दिया हुआ है, और सेक्शन 194 एमबीएस में अटैक नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द अमाउंट एंड नेचर ऑफ कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन हैंड ऑफ मिस चंचल। बोला कि कितना अमाउंट टैक्सेबल कोई कैपिटल गेन का मिस चंचल के हैंड में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज की डिटेल्स ये रही। चलिए, तो इस केस में आप देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कैपिटल गेन निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन चाहिए। प्रॉपर्टी को कितने में बेचा, 50 लाख रुपए में बेचा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के दिन कितनी है, 58 लाख रुपीज, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 54 लाख डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन की है। तो यहाँ पे देखो, क्या डेट ऑफ, यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है, डेट ऑफ सेल यहाँ पे सेम है, और डेट ऑफ एग्रीमेंट ये तीनों अलग अलग है। डेट ऑफ सेल आप देखोगे, डेट ऑफ सेल जब आप देखोगे तो कितनी है, 28 में 24। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कब की है, ये सेम डेट की है। रजिस्ट्रेशन और ये ज्यादातर हमेशा सेम डेट की रहती है। और डेट ऑफ एग्रीमेंट, कभी कभी एग्रीमेंट भी सेम डेट का होता है, लेकिन इस केस में एग्रीमेंट सेम डेट का नहीं है। एग्रीमेंट कब का है, एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ है, वैल्यू डेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 54 लाख ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, पार्ट पेमेंट बाय अकाउंट पे चेक, ठीक है। डेट ऑफ एग्रीमेंट उन्होंने नहीं दे रखी। उससे बात आती है कि हम डेट ऑफ एग्रीमेंट का एसडीबी कंसीडर करेंगे। डेट ऑफ एग्रीमेंट के डेट का एसडीबी कंसीडर करेंगे कब, यदि डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन आपको कुछ पैसा मिल गया हो, और वो पैसा किससे मिला हो, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, ठीक है ना। आपके जो स्पेसिफाइड पेमेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे कि यूपीआई हो गया, भीम यूपीआई वाले हो गए, क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, उससे वो पैसा मिल गया। इस पोर्शन में देखो पैसे किससे मिल गया, अकाउंट पे चेक से पैसा मिल गया, इसका मतलब क्या है, डेबिट मोड है। तो यहाँ पे हम कौन सा एसडीपी कंसीडर करेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट की डेट कितने की, 54 लाख, कितने का, 54 लाख का क्या कर लेंगे, एसडीपी कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये 50 सी हमको लगाना पड़ेगा, तो इसका डेट ऑफ कंसिडरेशन कितना था, 50 लाख का था। इसका जब हम 110% करेंगे तो कितना आएगा, ये 55 लाख, 55 लाख। एसडीबी कितनी की है, 54 लाख। तो मतलब हमारा जो पिक्चर सेल कंसिडरेशन क्या बन जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे कितना जाएगा, मतलब 50 लाख, कितना जाएगा, 50 लाख, ठीक है। और कुछ है क्या इसमें, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है इसकी, इधर का इधर का है, इस बार परचेस 40 लाख ऑन 28 जनवरी 2022, ठीक है। अब बात आती है कि लॉन्ग टर्म में आएगा, शॉर्ट टर्म में आएगा, क्या यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स मिलेगा। इसने इसको सेल किया है 28 मई 2024 में, इसका मतलब इसने इसको सेल किया है बिफोर 23 जुलाई। तो बिफोर 23 जुलाई किया है, और यदि ये लॉन्ग टर्म हुआ तो इसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म पे तो मिलता ही नहीं है। तो देखो, यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हम कितना देखते हैं, 24 मंथ्स, ठीक है। तो 28 मई 2024 में खरीदा था, तो कितने साल हो गए उसको, सॉरी, 28 जून 20 को खरीदा था, तो 22 से 23, 23 से 24, तो बताओ ये विद इन 24 मंथ्स इसने बेच दिया, विद इन 24 मंथ्स बेच दिया। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। कितने का खरीदा था, 40 लाख रुपए का, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितने का, 10 लाख रुपए, कितने का, 10 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 10 लाख रुपए का यहाँ पे क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, ठीक है, इजी था।
नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉसेस व्हिच कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू असेसमेंट ईयर 26-27? पूरे कौन कौन से लॉसेस हैं जो कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे आपको असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर असेसमेंट है 26-27? अज्यूमिंग द बिजनेस इनकम इज 45 लाख एंड इनकम प्रोफेशन इज 55 लाख, ठीक है, तो टोटल इनकम पीजीबीपी की कितनी है? वो है आपकी 45 प्लस 25, यानी कितनी, 70 लाख, ठीक है। तो आप बोला कौन कौन से लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो लॉस कितने कितने दे रखे हैं? हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी हाउस प्रॉपर्टी तो इसमें कुछ है नहीं ना। बिजनेस का जो रखा है ये हो गया, वर्किंग कैपिटल गेन है, ये तो आएगा नहीं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ये तो कैसे सेटअप होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होता है, ठीक है। तो एक तो ये इसको यहाँ पे आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। दूसरा एक सिंपल करके ये लॉस है, ठीक है। लेकिन क्या ये स्पेक्युलेटिव बिजनेस का नहीं है, ये नॉर्मल बिजनेस का ही है, तो ये तो सेटअप हो जाएगा नॉर्मल बिजनेस का, नॉर्मल बिजनेस से सेटअप हो सकता है। तो ये 70 लाख रुपए की इनकम आ रही है, सॉरी, यहाँ पे जो बिजनेस लॉस है वो कितने का है, 70 लाख रुपए का, तो ये तो इससे क्या जाएगा सेट ऑफ, बचा कितने का, 5 लाख 50,000, 5.5 लाख रुपए का क्या हो जाएगा आपका, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और कोई लॉस नहीं है, 5.5 लाख रुपए का क्या है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और कोई लॉस इसमें इनकम नहीं हुआ। तो देखो 5,50,000 अंडर सेक्शन 74 is a right answer। 70 लाख रुपए नहीं, no losses required to be carry forward since going forward loss and current year loss are set off against the current year income। 5,50,000 अंडर सेक्शन 54 नहीं, A is a right answer। ये तो सेट ऑफ हो जाएगा तो, ठीक है। चलिए एक बार आंसर्स देख लेते हैं। B A B A, B A B A, ठीक है। सो ये भी इजी कैटेगरी में है, ठीक है। यहाँ पे यदि आपसे गलती हो सकती है तो कहाँ से हो सकती है, ये वाले पॉइंट पे गलती हो सकती है, ठीक है ना, ये वाले पॉइंट पे गलती हो सकती है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना ये डेरिवेटिव हमारे दिमाग में चलता है, मुझे लगता है स्पेक्युलेटिव है, लेकिन वो स्पेक्युलेटिव नहीं होता, तो ये सीटीटी है, तो एग्रीकल्चर पे जो डेरिवेटिव है इसमें सीटीटी का भी कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है ना, कोई मैंडेट नहीं है सीटीटी का, कमोडिटी ट्रांजेक्शन का इसका नाम। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे गलती हो सकती है, बाकी तो इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें पीजीबीपी टैक्स ऑडिट, टीडीएस हो गया, ठीक है, और सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो गए, ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। चलिए नेक्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं, केस सिनेरियो नंबर 18। क्या कह रहा है केस सिनेरियो 18, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द गिवन केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। क्या बोल रहा है, मिस्टर अभिषेक सेठ एज 42 ईयर्स इज वर्किंग एज अ सीईओ ऑफ सॉइल लिमिटेड। मिस्टर अभिषेक सेठ हैं, 42 साल के हैं और वर्किंग है एज अ सीईओ ऑफ सॉइल लिमिटेड के। He provides the following information for preparation and filling of his income tax return for year ending 31 मार्च 2025। तो इन्होंने कुछ आपको डेटा यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है ताकि ये अपना क्या कर सके, रिटर्न फाइल कर सके। तो सबसे पहले सैलरी अलाउंस एंड परक्विजिट्स दे रखे हैं फॉर सॉइल लिमिट के कितने के, 1,35,00,000, ठीक है। तो ये सैलरी हेड का है, ठीक है। डिविडेंड फ्रॉम पीआरके लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड रिसीव्ड इन जुलाई 24 5,90,000 रुपीज का है ग्रॉस डिविडेंड है। डिविडेंड टाइप में टैक्सेबल होता है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। इंटरेस्ट इनकम इन सेविंग बैंक अकाउंट इन एसबीआई, तो ये भी किसका, अदर सोर्सेज का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और ट्रांसफर ग्रेजुएशन से मिली इन 15 दिसंबर 2024, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, ठीक है ना, आपने प्रॉपर्टी क्या किया, ट्रांसफर किया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस केस में ये कौन सा हो जाएगा, कैपिटल गेन, इनकम कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, एसटीडी पेड व्हाट टाइम इन एक्विजिशन, कितने का, 73 लाख रुपीज का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एस टी सी जी ट्रिपल वन ए,
और एक ट्रांसफर किया है 22 जून को, मतलब ये बिफोर 23 जुलाई है। तो कितना लगेगा इस पे? 15%। कितना लगेगा? 15% से टैक्स नहीं होता। He also published the following details of investment payments made by him during the previous year 24-25। तो ये तो इसकी कुछ इनकम थी, अब इसने कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में पेमेंट्स किए हैं। ई ईयर का जो है इसने पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट किया है 25,000 रुपए का। कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ किया है 35,000 रुपए का। ट्यूशन फीस फॉर 3 चिल्ड्रंस इसने दी है भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में 20,000 पर एनुअल पर चिल्ड्रन। सब्सक्रिप्शन टू एनएचएआई रिन्यूअल आफ्टर 5 ईयर ऑन 16th March 2025 ₹2 लाख का। तो एनएचएआई का इसने सब्सक्रिप्शन दिया है, ठीक है, एनएचएआई का। मतलब ये सेक्शन 54 ईसी की बात कर रहा है। ये सेक्शन 54 ईसी की बात कर रहा है। जो इन्वेस्ट करते हैं ना अपन एनएचएआई के बॉन्ड्स, नाबार्ड के बॉन्ड्स जो होते हैं, विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की डेट से 6 मंथ के अंदर अंदर अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रांसफर हुआ है कब हुआ है? 15 दिसंबर को हुआ है। तो 15 दिसंबर से आप देख लो, जून, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये 15 मार्च को इसने किया है, तो ये अलग हो जाएगा इसका। फर्दर हिज सन मास्टर ध्रुव इज 15 ईयर्स, उसका एक सन भी है 15 साल का, मेन सन है। ये ऑल्सो इन फॉलोइंग इनकम, उसने भी कुछ पैसा कमाया है इनकम फ्रॉम क्विज कॉम्पिटिशंस, ठीक है, कुछ क्विज कंपटीशन में उसने जीता है। तो क्विज कंपटीशन की जो इनकम है माइनर की इनकम, ये तो उसकी स्किल की इनकम है। तो ये तो माइनर के हैंड में टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी जो है, इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी जो है, ये क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। Assuming that the tax has been deducted on time wherever applicable, Mr. Abhishek has opted on the default tax regime in section 115 BSC। ये 115 BSC से क्या हो जाएगी? तो ऊपर जाएगा, ऑप्शनल टैक्स में जाएगा। ऑप्शनल टैक्स में क्लबिंग पे ये यहाँ पे ध्यान रखना, 1500 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है। मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा लगा आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके। तो कुछ इसमें मतलब आपको सैलरी की डिटेल्स और रिसोर्सेज से की इनकम है, और कुछ कंट्रीब्यूशन से इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स किए हुए हैं इसमें। Rather the quantum of income of Mr. Dhawan wishes to be clubbed with the income of Mr. Abhishek, if any, assuming that income of Mr. Abhishek is greater than the income of his spouse। मतलब कितना इनकम इसमें जो है उसका क्लब होगा। तो देखो क्लब के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने देखा कि उसमें जो इसका ये जो इनकम है क्विज में जाएगी, तो इसका इसलिए का है, ये तो क्लब होगा नहीं, एफडी वाला इनकम क्लब हो जाएगा। लेकिन ये एब्सोल्यूट टैक्स रीजन में जा रही है तो 1500 रुपये का इसका बेनिफिट इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंसर इसमें देखो 9500 भी है और 8,000 भी है, मतलब 9,500 इसकी इनकम है, और 1,500 रुपये उसको क्या मिलेगा, यानी कितना जाएगा? 8,000। जब 8,000 का ऑप्शन है तो हम 8,000 रुपये क्या करेंगे? टेक करेंगे। ठीक है, चलिए, इजी था एमसीक्यू। व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक और असेसमेंट ईयर 25-26? ग्रॉस टोटल इनकम बताओ मिस्टर अभिषेक की असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। अब ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है तो सबसे पहले तो देखो सैलरी की इनकम ले लो इसकी। सैलरी की इनकम कितनी है? 1,35,00,000। सैलरी की इनकम में से लेस कर दो सबसे पहले तो क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑप्शनल टैक्स में कितने का मिलता है? 50,000 रुपये का। कितने का मिलता है? 50,000 रुपये का। और तो कुछ है नहीं। 1,35,00,000 माइनस 50,000, 1,345। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम दे रखी, कैपिटल गेन है। तो कैपिटल गेन कितने दे रखा है? तो देखो ये वाला जो कैपिटल गेन है इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,073540। तो 1,073530 जो कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो ये तो पूरा का पूरा अलग हो जाएगा 54 EC। ठीक है, 1,073540, ये तो पूरा का पूरा चल जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, फिर एक आता है इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 1,1 ए वाला, 1,1 ए वाला कितना? 73 लाख। 73 लाख, ठीक है, 73 लाख। और क्या है? इसके बाद इसकी अदर सोर्सेज की इनकम है। तो अदर सोर्सेज की इनकम एक तो डिविडेंड है। ठीक है, कितने का डिविडेंड है? 5,90,000 रुपीज का। 5,90,000 रुपीज का। और क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट 24,530, 24,530।
ये हो जाएगा 614530। उधर से उसकी डिविडेंड की इनकम हुई, इंटरेस्ट हो गया, और क्या है यहाँ पे जो माइनर की इनकम है क्लब हो जाएगी कितनी 8000। ये क्या आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। कितनी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ये आएगी टोटल करने पे 213,72530। 213,72530। 2,13,72,530। 2,13,72,530। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Buddha, what is the deduction available to this section 80C मिस्टर अभिषेक? तो मिस्टर अभिषेक को 80C का डिडक्शन कौन कौन सा मिलेगा? तो 80C का जो डिडक्शन है, उस 80C के डिडक्शन में एक तो कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ है, और एक ट्यूशन है फीस कितने का, दो चिल्ड्रन का, ठीक है। बोला 3 चिल्ड्रन का है, लेकिन कितने का जो होता है 2 चिल्ड्रन का अलग होता है। तो यहाँ पे जो डिडक्शन है 80C, डिडक्शन है 80C का, तो एक तो है पीपीएफ 35,000, और एक क्या है, एक है यहाँ पे ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस कितनी है 40,000, यानी टोटल कितना है 75,000। 75,000 का क्या है 80C का डिडक्शन यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो थर्ड में ऑप्शन नंबर डी 75,000 का यहाँ पे डिडक्शन अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है मिस्टर अभिषेक की फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो मिस्टर अभिषेक का टैक्स लायबिलिटी हमें निकालना है, तो इसकी ग्रॉस टोटल इनकम दे रखी है, उसमें से डिडक्शंस लेस कर देते हैं, तो 80C का डिडक्शंस हमें पता है। यहाँ पे एक डिडक्शन हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, और वो है किसका, सेविंग बैंक वाला, ठीक है। ये अदर सोर्सेज का 80 TTA वाला, 80 TTA वाला। तो इसमें से हम लेस कर देंगे 80 TTA, कितना 10,000 रुपये। कितने का 10,000 रुपये, तो ये आ जाएगा -85,000। 87,530, ये आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम। अब इसमें आपको क्या करना है, टैक्स निकालना है, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल बने, स्पेशल रेट का वो तो 15% से लगेगा, तो 73 लाख पे तो आपको 15% निकालना पड़ेगा। इसमें से माइनस कर देंगे 73 लाख। तो जो नॉर्मल है स्लैब रेट वाला वो कितना हो जाएगा 139। ठीक है, इस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्लैब रेट लगानी पड़ेगी। स्लैब रेट लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसमें से लेस कर देते हैं स्लैब रेट वाले, -10 लाख। स्लैब रेट लगेगी उसमें और वाली, ठीक है ना, क्योंकि उसने ऑप्ट आउट कर लिया। तो 10 लाख तक तो कितना 1,12,500, अप टू 10 लाख। और नेक्स्ट मोर देन 10 लाख पे कितना लगेगा 30%, यानी कितना 38,96,259। 38,96,259, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1,12,500। इट इज 4,00,8,759, ठीक है। और 73 लाख का 15%, ये हो जाएगा 10,95,000। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 510,3759। 510,3759। अब बात आती है इस पे सरचार्ज लगाने की, क्योंकि इनकम जो है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसमें देखो एसटीसी जो इनकम होती है स्पेशल रहती है, उसमें तो 15% से ज्यादा का टैक्स लगता ही नहीं है, ठीक है। उसमें तो 15% से ज्यादा का लगेगा नहीं। तो जो बेटी इनकम बची है हमें 1,39,87,530, ये कौन से रेंज में है, तो सर ये 1 करोड़ से 2 करोड़ वाली रेंज में जाएगी, ठीक है। तो जो 1 करोड़ से 2 करोड़ वाले रेंज में जाएगी, तो बताओ इसमें भी कितना लगेगा 15%। तो सरचार्ज टोटल पे कितना लगेगा 15% का, कितने का लगेगा 15% का।
तो इस पे 15% का सरचार्ज लग जाएगा। 761564, ठीक है, इसमें 4% का एजुकेशन से ऐड कर देंगे। 510375, यह आ जाएगा 6104 096, 6104 096, ठीक है, 6104, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 610400, राउंड राउंड ऑफ 610400, राउंड ऑफ, ठीक है। तो इसमें टोटल टैक्स लायबिलिटी हमसे पूछी थी, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी में एक तो स्पेशल रेट की इनकम थी, तो स्पेशल रेट की इनकम में 15% से हमने टैक्स लगा दिया, इसको अलग कर दिया। नॉर्मल रेट की इनकम को अलग निकाल लिया, उस पर हमने स्लैब रेट लगा दी, मूल वाली होती है उसको अलग कर रहा है, उस पर टोटल टैक्स निकाल लिया। सरचार्ज लगाने की बारी आई, तो सरचार्ज लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि जो स्पेशल रेट की इनकम है उसमें तो 15% से लगता नहीं है, ठीक है। और ये जो इनकम जा रही है ये स्पेशल रेट की वजह से जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल इनकम कितनी है? 1,39,40,00,000, तो इस पर कितना लगेगा? 15%, क्योंकि ये भी 15% की रेंज में आ रही है। तो टोटल सरचार्ज कितना लगेगा? 15% का लगेगा। टोटल सरचार्ज लेते हैं हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? टोटल टैक्स निकाल लेंगे, राउंड ऑफ से हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए आंसर्स देख लेते हैं एक बार। बी ए, बी ए, डी बी, बी ए डी बी, ओके। तो इस सिनेरियो यदि मैं इसकी बात करूं तो अगेन ये मैं कहूँगा मॉडरेट है, कुछ कैलकुलेशंस का वो है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसमें हमने देखा टोटल इनकम टैक्स कैलकुलेशन, ठीक है, तो इजी कैटेगरी में यहाँ पे इसको लेते हैं, उसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस सिनेरियो पे चलते हैं। केस सिनेरियो नंबर 90, केस सिनेरियो नंबर 90, Mr. X wanted to file his return of income for previous year 24-25. He required assistance for which he has approached you. तो ये अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, तो उनसे ये असिस्टेंस के लिए आया है। He has shared the following details for living for previous year 24-25. Mr. X owns house property in Mumbai and the same was rented out for 70,000 per month. हाउस प्रॉपर्टी है उसके पास, रेंट पे दे रखी है, 70,000 पर मंथ का रेंट आ रहा है। claims that this was only income which he earned during the previous year 24-25, वो कहते हैं केवल यही इनकम थी, इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। However, when you had sought his bank statement, you observed the following information additionally. लेकिन ये देखो हम तो ई मित्र वाले नहीं है ना, यदि आप किसी सीए के पास रिटर्न भरने जाओगे तो वो तो पूरा स्क्रूटनी करके क्या करता है, एल्टीआर करता है, ठीक है। ई मित्र वाले की तरह नहीं है कि वो जाए और चलो भर दो। देयर इज अ क्रेडिट ऑफ ₹3975, तो उसका जब बैंक स्टेटमेंट का पे किया तो पता चला कि कुछ अमाउंट उसके क्रेडिट हो रहे थे। तो पहला क्रेडिट था ₹23,975 का। मैंने पूछा ये क्या है? तो उसने बोला कि इनकम टैक्स रिफंड है। फिर हमने और चेक किया तो पता चला कि इसमें 5775 अमाउंट का क्या है, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है। तो ये इनकम टैक्स रिफंड तो टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड का क्या होता है? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होते हैं, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, वही तो, ठीक है। 50th अगस्त को बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट आ रही थी 55,000 रुपीज की। हमने पूछा ये क्या है, तो उसने बोला कि ये मुझे रिसीव हुआ था किससे? गिफ्ट फ्रॉम ग्रैंड चिल्ड्रन 60th बर्थडे, ग्रैंड चिल्ड्रन से गिफ्ट मिला था, ठीक है। तो ये टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये गिफ्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन से मिला है। On further assessment, you were able to understand that Mr. X and his wife has traveled to Australia during the previous year 24-25 and spent time with their daughter who is staying in Australia since her marriage. On scrutiny of their passport delivery documents, you calculate that they left India on 27th September 24 and returned on 30th March 2025. तो वो यहाँ पे बाहर घूमने के लिए गए थे 27 सितंबर को गए, 30 सितंबर को 30 मार्च से वापस आ गए।
बोल रहा है ड्यूरिंग द 4 years preceding previous year 2025, both had stayed India for 320 days. Prior to that, they had been staying only in India. उससे पहले वो इंडिया में ही रहते थे। बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑन द केस सिनेरियो गिवन अबव, आपको यहाँ पे कुछ आसान से सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगी। तो देखो रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए हमने बताया था कि आपको सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करनी होती है। बेसिक कंडीशन 180 डेज प्लस 60 डेज 360 डेज की कंडीशन है। ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन चेक करते हैं कि बेसिक कंडीशन से फुलफिल करता है या फिर नहीं करता है। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में इसने सितंबर में लीव किया था। ठीक है। तो अप्रैल के कितने दिन हो गए? 30। मई के कितने हो गए? 51। जून के कितने हो गए? 30। जुलाई के कितने हो गए? 31। अगस्त के कितने हो गए? 31। और सितंबर के कितने हो गए? 27। सितंबर में चला गया था, लेकिन मार्च में आ गया था। तो मार्च में आ गया था 30 और 31। कितने हो गए? 2 डेज। 2 डेज हो गए। तो टोटल यदि करें तो कितने हो रहे हैं? 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 27 प्लस 2। इट इज फिक्स 182 डेज। फिक्स 182 डेज हो रहे हैं। तो कंडीशन क्या फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये क्या, इसने बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दी, तो ये रेजिडेंट बन गया। क्या बन गया? अब हमें चेक करनी पड़ेगी आगे क्या, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशंस में क्या ये फुलफिल कर देगा एडिशनल कंडीशन? तो देखो ये तो इंडिया का ही रहने वाला है। ये इंडिया के लास्ट 4 years में 320 दिन रहे, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। मतलब है। ये क्या देखते हैं, हमारे जो प्रीवियस ईयर रिलीजन प्रीवियस ईयर 24-25, इससे जस्ट पहले के क्या देखते हैं, ईयर्स का चेक करना पड़ता है हमें। जस्ट रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का 24-25 से जस्ट पहले, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 से। तो इसमें हमें बोलता है कि वो उसमें जस्ट फोर प्रेसिडेंट ईयर्स में 4 years में 320 दिन रहे। प्रायर टू दैट ईयर्स में इसका नाम ही नहीं दिया। उसका तो इंडिया में ही रहते थे। तो जब इंडिया में ही रहता था तो ये तो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा ना। दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा ना। 2 साल मतलब उसको रेजिडेंट की कंडीशन पूरी करनी है और एक 730 डेज वाली करनी है, तो दोनों ही पूरी कर देगा। क्या एडिशनल कंडीशंस कि यहाँ पे जो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है, तो 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में मतलब इसको यहाँ पे किसी भी 2 साल में इसको रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल करनी है। ठीक है ना, 2 साल में वो रेजिडेंट वाली कंडीशन फुलफिल आराम से कर देगा, इंडिया में ही रहने वाला है। लेकिन इसको क्या करना है कि 7 प्रीवियस ईयर में देखेंगे, इसमें इसको 730 डेज इंडिया में रहना है, तो ये भी फुलफिल कर देगा। तो 730 डेज वाली भी फुलफिल कर देगा और 2 साल में रेजिडेंट वाली भी फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ही रहता है। तो ये एडी क्या हो जाएगा, नॉन बन जाएगा। आर बन जाएगा सर। हाँ बिल्कुल। तो एग्जाम में देखो, केस स्टडीज है तो एग्जाम में कितना जल्दी आप इसको सॉल्व करोगे उतना ही जल्दी आपको टाइम मिलेगा बाकी पेपर करने में। लेकिन आपको इस तरीके का कंडीशन मिल जाए, क्योंकि आपको पता है 320 दिन है, तो ये एग्जाम में ही था। तो इसका मतलब obvious है कि आप कैलकुलेट करोगे भी तो उससे कोई आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अब इंडिया में ही रहता है, तो वो दोनों कंडीशन फुलफिल करेगा। वो बेसिक कंडीशन भी फुलफिल कर देगा और वो क्या कर देगा, आपकी एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एडिशनल में दोनों फुलफिल हो जाएंगे उसकी कंडीशन, क्योंकि वो इंडिया में ही रहता है। तो यहाँ पे बताओ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो इजी सा एक एमसीक्यू था। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है। मिस्टर एस रिक्वेस्ट टू द कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी असेसमेंट ईयर 25-26 इन अ मैनर सच दैट टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम अकॉर्डिंग एज टैक्स लायबिलिटी वुड बी। देखो ऊपर बोल रहा है कि उसकी मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए तो मैं नहीं करता है। दोनों तरीके से एक टैक्स लायबिलिटी निकलनी पड़ती है, दोनों तरीके मतलब डिफॉल्ट बेसिस में और एक्चुअल बेसिस में। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले इनकम निकालें। इनकम में उसके पास क्या क्या है, एक तो उसके पास रेंट है, एक तो उसके पास क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है। कितने का? 70,000 पर मंथ का, यानी कितना, 8,40,000। इसमें से 30% का उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 8,40,000 माइनस 30%, इट इज 5,88,000। 5,88,000। और क्या है उसके पास, इंटरेस्ट है, अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट और इनकम टैक्स रिफंड है 5,775 का। बस इसके अलावा कोई इनकम उसकी नहीं है। ये हो गया 593,775। 593,775। अब हमें इस पे क्या निकालनी है, 593,775 पे टैक्स लायबिलिटी निकलनी है। तो सबसे पहले चलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रीजिंग, क्योंकि वो बोल रहा है कि मिनिमम है।
डिफॉल्ट टैक्स रीजन में बताओ 593775 है, क्या ये रेजिडेंट है? बिल्कुल सर ये रेजिडेंट है। इसका मतलब इसे क्या मिल जाएगा? रेट 87 है, ठीक है ना? तो इनकम इसकी कितनी है? लेस देन 7 लाख है, तो बस टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे? नील। टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगी? नील। और यदि ऑप्शनल टैक्स रीजन में जाएगा तो यहाँ पे तो टैक्स बनेगा, यहाँ पे तो टैक्स बनेगा 5 लाख तक तो कितना? 12,500। और फिर उसपे कितना? 20%। इसका मतलब कैलकुलेट करेंगे? नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि सीधा सा पता चल गया ना कि मिनिमम किसमें होगी, तो पहले पता चल गया यहाँ तो टैक्स बनेगा, यहाँ भी मिनिमम होगी, तो कौन सा होगा? डिफॉल्ट टैक्स रीजन। तो बताओ उसका कितना बनेगा टैक्स लायबिलिटी? टैक्स लायबिलिटी बनेगा ही नहीं। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाने की जल्दी से हमारे कहा एमसीक्यू पेपर, ठीक है? इस तरीके से टाइम सेव होता है, यदि डेटा पता चल रहा सामने देख के तो फिर बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कर भी लोगे तो आंसर को आपको यही टिक करना है, तो उसमें फिर क्या है वो है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स had given the house property at Mumbai on rent to Mr. Y, a salaried employee. Is there any requirement to deduct tax source on such rent to Mr. Y? If yes, what should be the amount of TDS to be deducted? तो ये 194 महीने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये जो रेंट है वो 70,000 है, तो ये आपकी थ्रेशोल्ड जो होती है 50,000 रुपीज पर मंथ की, वो भी क्या कर रहा है? ये क्रॉस कर रहा है। तो देखो इसमें टोटल उसने कितना रेंट पे किया? 8,40,000 रुपए का। और इसको हम कब डिडक्ट करते हैं? या तो लास्ट मंथ टेनेंसी या फिर लास्ट मंथ का रेंट, ठीक है? तो उस पर कितना लगेगा? 2% लगेगा। 1 अक्टूबर के बाद से रेट कितनी हो गई? 1 अक्टूबर के बाद से रेट कितनी हो गई? 2%। 8,40,000 का कितना? 2%। कितना? 16,900। कितना? 16,900। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट सिंस मिस्टर इज सैलरीड एम्प्लॉई। 42,000, 16,800, यस। सी इज अ राइट आंसर। सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स लायबिलिटी? एडवांस टैक्स लायबिलिटी shall not arise to Mr. X, he is a non-resident. Advance tax liability shall not arise since Mr. X is a resident senior citizen and he has no income chargeable under the PCBP. ये एक बंदा एमसीक्यू भी किया था अभी। दिस इज द राइट। एडवांस टैक्स लायबिलिटी shall arise since he is a non-resident. Advance tax liability shall arise since he is non-resident 10,000। तो बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है? तो इसके लिए देखो, यहाँ पे बोल रहा है कि मिस्टर एक्स है, ओन हाउस प्रॉपर्टी करता है, उसको इनकम नहीं है, इसमें कुछ इनकम देगा मतलब, हाँ लेकिन 60 का तो लिख दे। इसका मतलब ये क्या हो गया? सीनियर सिटीजन हो गया। क्या बन गया? ये सीनियर सिटीजन बन गया। मतलब कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट होगा, एक ही चुनना है। तो बताओ बी आंसर सही है कि एक तो सीनियर सिटीजन है और उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, तो एनालाइज नहीं हो। एडवांस टैक्स लायबिलिटी से नॉन इज अ नॉन रेजिडेंट, तो बी इज अ राइट आंसर। बाकी के ऑप्शन सही नहीं है। रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है और उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है। अपन ने इसका एक एमसीबी किया था लास्ट वाले केस सिनेरियो में, ठीक है? ये तो बहुत इजी केस सिनेरियो था, ये तो बहुत इजी केस सिनेरियो था। रेजिडेंट स्टेटस था, और क्या है इसमें? टोटल इनकम, टैक्स कैलकुलेट करना है, और एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स इजी केस सिनेरियो था। आंसर्स में देखोगे तो रेजिडेंट एंड ऑनरी रेजिडेंट है, फिर है डी सी बी। डी सी बी। देखो इसने यहाँ पे निकाला हुआ है इनकम टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजन होता है, टैक्स यानी कि नॉर्मल प्रोविजन निकाली हुई है। तो देखो यहाँ पे इसका 10,000 रुपये तक का है, 5 लाख से फिर इसको दे रखा है कितना? तो इसको क्या कितना मिल गया यहाँ पे? 29,910। तो बताओ यहाँ पे क्या आ रही है इसकी नील, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? चलिए, केस सिनेरियो नंबर 20 और आज का हमारा ये लास्ट केस सिनेरियो, ठीक है? तो चलिए रीड करते हैं केस सिनेरियो नंबर 20 क्या कहता है। मिस्टर Zukaru is 42 years, a Singapore citizen
विजिट इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस ऑन अ रेगुलर बेसिस। ठीक है, एक सिंगापुर सिटीजन है, इंडिया में विजिट करता है रेगुलर बेसिस पे। ही वॉज इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम इन ईयर 2021 फॉर 270 डेज, फिर 190 डेज, 140 डेज एंड 155 डेज। तो ये देखो, ईयर 2023-24 में आया 155 डेज। फिर इसके बाद आया ये 2022-23 145 डेज। 21-22 में आया ये 190 डेज। और फिर 20-21 में आया ये 270 डेज। ठीक है, तो लास्ट 155, 145, 190 प्लस 270, 760 डेज। 760 डेज। In the current financial year 24-25, he, along with his family, had came to India on 10th August 2024 for a pleasure trip. His family returned to Singapore in 30th August. However, he stayed back to complete some business commitment and returned to Singapore on 17 नवंबर 24। तो ये जो भाई साहब हैं, ये प्रीवियस ईयर 24-25 में भी आए। कब आए ये? 10 अगस्त को आए और 17 नवंबर को चले गए। ठीक है, तो अगस्त के कितने दिन? अगस्त के कितने दिन? 31 - 9, 10 को तो आ गया था, तो अगस्त के कितने हो गए? 22 डेज। सितंबर के कितने? 30 डेज। अक्टूबर 31 डेज। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर का 17 डेज। यानी 22 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 17, इट इज 100 डेज। इट इज 100 डेज। मिस्टर Jokaro with a manufacturing unit in Singapore. He basically comes to India for procurement of raw material. तो मतलब कि मिस्टर जुकारो जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करता है इस यूनिट सिंगापुर में। बेसिकली कम टू इंडिया फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ठीक है। मिस्टर जुकारो owns a manufacturing unit in Singapore. He basically come to India for procurement of raw material. तो इसकी सिंगापुर में क्या है, एक यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इंडिया में क्यों आता है? वो इंडिया में आता है रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट के लिए। ठीक है, he has appointed Mr. Ganesh a dependent agent in Mumbai. उसने एक डिपेंडेंट एजेंट मुंबई को अपॉइंट कर रखा है। वो क्या करते हैं ये? वो procure raw material from India and then export it to Singapore, to his manufacturing unit and sells finished product there. तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स करते हैं। क्या एक्टिविटी है? परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट के लिए। तो बताओ क्या ये यहाँ से बिजनेस कनेक्शन बनेगा इसका? बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता, क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए होता है, तो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, बोला कि एन इनकम ऑफ ₹8,75,000 was received in Singapore out of this activity in the previous year 24-25। प्रीवियस ईयर में 8,75,000 रुपए उसकी इस एक्टिविटी से इनकम हुई सिंगापुर में। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात है, ये जो एक्टिविटी है परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट करना, इसको यहाँ पे बिजनेस कनेक्शन नहीं बनता। ठीक है, तो इस पर सेक्शन 9(1)(1) आपने देखा होगा, नीम रेगुलेटिंग वाले। आगे बोल रहा है कि वी हैड परचेज्ड अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर ₹70,50,000 इन इंदौर इन अप्रैल 20। उसने एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 17,50,000 रुपए की इंदौर में अप्रैल 2020 में। ऑन गेटिंग एन अट्रैक्टिव डील इन नवंबर 24, ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन 26,25,000। ऑल्सो पेड ब्रोकरेज 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन, 2% रुपए का उसने यहाँ पे ब्रोकरेज में पे किया। तो 2000 इसने क्या किया था, 20 में खरीदी थी और यहाँ पे 24 में बेच दी। इसका मतलब आफ्टर 12 मंथ इसने यहाँ पे बेची है। तो ये क्या बन जाएगा इसका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसने कब किया है ये? प्रॉपर्टी इसको नवंबर में मिली है, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है? आफ्टर 23 जुलाई है।
आफ्टर 23 जुलाई है। ठीक है, तो टैक्स रेट पूछेगा तो वो उसके लिए जरूरी है कि 23 जुलाई है या उससे पहले उसके बाद में। मिस्टर जुकारो हैड आल्सो परचेज्ड एन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एंड लीज्ड इट आउट टू अ टेनेंट। मिस्टर जुकारो ने एक एग्रीकल्चर लैंड की क्या कर रखी है, परचेज कर रखी है और यहाँ पे उसने लीज पे दे रखा है एक टेनेंट को। ठीक है, टेनेंट क्या करता है, उस एग्रीकल्चर टेनेंट शेयर अ पोर्शन ऑफ हिज एग्रीकल्चर इनकम विद मिस्टर जुकारो एज अ कंसिडरेशन फॉर रेंट ऑफ लैंड एवरी ईयर। हर साल उसको कुछ यहाँ पे क्या दे रहा है, रेंट पे कर रहा है। इनकम फ्रॉम लैंड फॉर द प्रीवियस ईयर वाज रुपीज 6,50,000। तो बताओ यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड को रेंट में देने से इनकम कमा रहा है, तो ये भी क्या है, उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है इंडिया में, एग्जाम्प्ट होती है। कौन सा इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखे हैं, कोई काम पे नहीं है, क्योंकि वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता नहीं है। 23 जुलाई के बाद सेल किया है। बेस्ड ऑन द फैक्ट केस सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर जुटानी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। तो 25-26 के लिए क्या उसका है, रेजिडेंशियल स्टेटस है। तो सबसे पहले 182 डेज प्लस 60 प्लस 65 डेज। तो देखो 180 डेज वाली कंडीशन तो अभी फुलफिल नहीं होगी, 60 डेज वाली हो जाएगी। तो 60 डेज वाली हो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल। ठीक है, 60 डेज वाली कंडीशन हो जाएगी प्लस 365 डेज। तो ये 365 डेज वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या बन गया, रेजिडेंट। क्या बन गया, रेजिडेंट। अब बात आती है कि यदि आप रेजिडेंट बन रहे हो तो क्या आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी बनोगे या नॉन ऑर्डिनरी बनोगे। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या इस केस में एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। अब देखो, एडिशनल कंडीशन के लिए ये हमें केवल 4 साल का डेटा दिया है। देखो, हमें सिर्फ 4 साल का डेटा दिया है। ठीक है, एडिशनल कंडीशन की जो पहली कंडीशन होती है उसमें कहा था कि आपको 2 साल रेजिडेंट की कंडीशन पूरी करनी है। 2 साल रेजिडेंट की कंडीशन पूरी करनी है। इसमें आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, 2 साल में किसी भी रेजिडेंट की कंडीशन पूरी कर दो। ठीक है, तो देखो इसमें यदि आप देखोगे, मान लो 23-24 में हम देखें तो यहाँ पे 155 डेज है, तो 182 डेज वाली तो नहीं हो रही है, लेकिन 60 डेज वाली देखें। ठीक है, और 365 डेज देखें, तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी। तो 760 - 155, तो ये जो डेज हैं ये 3 ईयर्स के, ये आ रहे हैं 605। ठीक है ना, और ये जो डेज हैं टोटल मिला के ये आ रहे हैं 460। समझ में आ रही है। इसका मतलब आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे यदि मैं प्रीवियस ईयर के कंडीशंस में एडिशनल कंडीशन में क्या देख रहा हूँ, 2 साल में रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। तो इसमें यहाँ पे देखो कि 23-24 में 182 डेज तो नहीं है, लेकिन 60 डेज का हो रही है। नहीं तो लगा 60 डेज प्लस 365 डेज, तो 365 डेज भी फुलफिल हो रहा है यहाँ पे। तो इस केस में यहाँ पे 1 साल में रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल हो गई, या दूसरे साल में भी रेजिडेंट की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो 145 डेज है, तो 180 डेज तो नहीं होगी, 60 डेज वाली फुलफिल हो जाएगा। अगेन 365 डेज फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि ये टोटल कितना आ रहा है, 460 डेज आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। एक बची 730 डेज। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पूरे 4 साल में कितना, ये 707 दिन इंडिया में रहा है। इसका मतलब इसने एडिशनल कंडीशन भी कर दी है, फुलफिल कर दी है। ठीक है, एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल कर दी है। और वो डेटा देख के भी आपको लग रहा है कि यहाँ पे फुलफिल कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है, चलिए। Asking for the purpose of answering this question only, that Mr. Jupano is a non-resident in India. मिस्टर जोकागा नॉन रेजिडेंट है। प्रीवियस में 24-25 में वुड इनकम ऑफ रुपीज 8,78,000 एक्टिविटी प्रोग्राम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन सिंगापुर टैक्सेबल इन इंडिया। तो भैया सेक्शन 9(1)(1) क्या कहता है, ये कहता है कि जो प्रोक्योरमेंट आप क्या करते हो, प्रोक्योरमेंट यूज करते हो एक्सपोर्ट पर्पज के लिए, तो उस केस में हमने उसको क्या नहीं मानेंगे, बिजनेस कनेक्शन नहीं मानेंगे, तो वो डीम टू बी अप्रूव्ड इन इंडिया नहीं होगा। सिंस since it is deemed to be approved in India, so business connection बनेगा ही नहीं। No, if it is confined to purchase of goods in India for further export, hence deemed no. So okay, B as business income control from India, no, no. B is the correct answer. B is the correct answer। नॉन रेजिडेंट केवल इसी क्वेश्चन के लिए एग्जाम देने के लिए बोला, बेसिक इसका स्टेटस क्या है, अगर
4। एमसीक्यू नंबर 5 है, what income arising from transfer of residential property in India is chargeable to tax in India in hands of Mr. Jokadu? If yes, compute the amount of capital gain tax. कैपिटल गेन टैक्स निकालो कितना होगा। तो मिस्टर जुकारो ने जो सेल किया था, मिस्टर जुकारो की प्रॉपर्टी थी, तो इसमें उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 26,25,500। इसमें से लेस कर देंगे इसके 2% के खर्चे हुए थे, ठीक है, और इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का? 17,50,000 रुपये। ये क्या जाएगा इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल का। तो 26,25,500 -2% -17,50,000, ये आ जाएगा 8,22,500। 8,22,500। तो देखो इसमें आ रहा है यस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8,22,500, ठीक है। एमसीक्यू 4 है, व्हाट वुड बी द अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड गिवन लीज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर जुकलो? पूरा क्या इनकम हुई एग्रीकल्चर इनकम लैंड से, जो इनकम अर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, कौन सी? रेंटल इनकम। तो रेंटल इनकम क्या हो जाएगी? एग्जाम। नो सच इनकम इज एग्जाम सिंस इट इज एग्रीकल्चर इनकम। यस। यस सच इनकम इज टैक्सेबल एज इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नो। यस सच इनकम टैक्सेबल एज अदर सोर्सेज। नो सच। यस। नो। ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। इसमें देखो A B D A, A B D A, ठीक है। चलिए, तो इट इज इजली एमसीक्यू अगेन, केस सिनेरियो, इजली केस सिनेरियो। तो रेजिडेंट स्टेटस इसमें हमने निकाला, और कैपिटल गेन हमने निकाला। एक हमने इसमें चीज देखी, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में देखा, कौन सा? सेक्शन 9(1)(1) वाला, 9(1)(1), ठीक है। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी कंसेप्ट में, ठीक है, आपको किसी भी क्वेश्चंस में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी रिवीजन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल्स पे मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर कर दिया था, वो देख के आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि 15 नंबर जो है एमसीक्यू एग्जाम्स में आता है और इम्पोर्टेंट आता है। और आप ये कोशिश करें कि जो 15 मार्क्स का है उसमें जो है कम से कम आप 10 to 11, मतलब 10 to 12 मार्क्स तो आप कोशिश करें कि इतना आपका स्कोर बने ही बने, ठीक है। इट इज़ अ गुड। यदि आपके 10 से 12 मार्क्स आ गए तो इज़ अ गुड्स। आप एग्जाम में हो सकता है कि 15 में से 15 भी ले आओ। एमसीक्यू की ऐसी चीज होती है, कोशिश करो कि 10 से 12 मार्क्स आए। इसमें क्या है, तो देखो अभी हमने जो जितने भी केस सिनेरियो डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपको कैलकुलेशंस भी करके बताई, सब चीज बताई थी। आज के वीडियो आप देखोगे तो आपको मैंने बहुत जल्दी क्लिप क्लिप यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवाया है। उसका रीजन क्या है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। एमसीक्यू जहाँ होते हैं, केस सिनेरियो जहाँ हैं, हमको टाइम कम से कम वेस्ट करना है। यदि हमें सीधा आंसर मिल रहा है, हमें वो टिक करके हमारा टाइम बचाना है। हमारे क्या है कि अगर देख लिया यार, ये भी टेक्स्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये भी चीज कैलकुलेट कर लेकिन सामने दिख रही है कि हमें ये ऑप्शन ही टिक करना है, ठीक है। तो ये जब आप क्या करोगे, बार बार उनको रिवाइज करोगे ना, तो आपके रिदम में आ जाओगे, ठीक है। एक चीज मतलब इसमें आ रही है कि जो टैक्स रेट्स ये हो रही है, ठीक है ना। तो टैक्स रेट्स के लिए जो है, हमने यहाँ पे सेपरेट्स, जितने भी आपकी टैक्स रेट है, टैक्स रेट, तो इसमें टीडीएस रेट भी आएंगी। ओनली एंड ओनली टैक्स रेट और टीडीएस रेट, ठीक है। उसका मैं अलग से एक क्विक रिवीजन डालूंगा, ठीक है ना। एक क्विक रिवीजन मैं इसमें डालूंगा, और वो रेट से आपके पास शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। उस इस क्विक रिवीजन में क्या होने वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टैक्स रेट में आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी टैक्स रेट लगने वाली है, ठीक है। प्रीवियस रेट कौन सी है, तो इसमें दिक्कत क्या आई है कि टैक्स रेट में चेंज है, ठीक है ना। जैसे कि बनाई हाईवे में हम देखते हैं 30 सितंबर तक पास
परसेंटेज जैसे 1 अक्टूबर के बाद कितने हो गए 2%। तो एक ही चार्ट में वो सारे के सारे हम अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन है, ज़्यादा लंबा इसको अपन वीडियो इसके नहीं बनाएंगे, क्योंकि रिवीजन में इसको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो